टू माई चैनल। ये हमारा वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम सेकंड थ्योरम है उसको पढ़ेंगे। तो सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि द नेसेसरी आवश्यक और पर्याप्त कंडीशन फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू ए टी का कोई फंक्शन है, ए वेक्टर है टू बी कांस्टेंट की जो हमारा ए वेक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा। उसके लिए क्या शर्त है कि डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो। अब हम प्रूव करते हैं कि कंडीशन इज़ नेसेसरी, कंडीशन आवश्यक है। मान लेते हैं कि हमारा ए वेक्टर है वो ए टी के इक्वल में है, जहाँ पर ए वेक्टर है वो टी का फंक्शन है, इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर। ए वेक्टर को हमने कांस्टेंट वेक्टर मान लिया। अगर हमारा आर वेक्टर इज इक्वल टू एफ टी, इस टाइप का हमें कोई फंक्शन दिया गया है, तो डेफिनेशन है जो डिफरेंशिएशन की, उसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेज टू जीरो एफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइड बाई डेल टी लिख सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला हम ए वेक्टर इज इक्वल टू ए टी है, यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ ए वेक्टर डिवाइड बाई डेल टी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल टी अप्रोचेज टू जीरो ए टी प्लस डेल टी माइनस ए टी डिवाइडेड बाई डेल टी। तो अब हम क्या देखते हैं, क्योंकि ए टी हमें कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो ए टी प्लस डेल टी और बराबर रहेगा ए टी के, तो ये दोनों अगर बराबर हो गए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, ज़ीरो। और डेल टी सेम लिमिट डेल टी है वो हमारी अप्रोच किसको करती है, ज़ीरो को। तो अब जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है, ज़ीरो होता है। दिस इम्प्लाई डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वेक्टर हमने क्या प्रूव कर दिया, ज़ीरो प्रूव कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारी जो कंडीशन है वो सफिशिएंट है, मतलब कि पर्याप्त है। मान लेते हैं डी ए वेक्टर अपॉन डी टी है वो ज़ीरो है, और हमने ये लेट कर लिया कि जो ए वेक्टर है दैट इज़ ए टी वो क्या है, कंपोनेंट की फॉर्म में इसको हमने मान लेते हैं ए वन टी आई कैप प्लस ए टू टी जे कैप प्लस ए थ्री टी के कैप। तो अब इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी यहाँ लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाता है तो डी ए वेक्टर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी ए वन अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी ए टू अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी ए थ्री अपॉन डी टी के कैप। और हमें क्या दिया, लेट कर रखा है कि डी ए वेक्टर अपॉन डी टी क्या है, जीरो के इक्वल है, तो इसे जीरो के इक्वल में रख दिया और सेम रहेगा राइट हैंड साइड। दोनों तरफ कंपेयर करते हैं तो आई का कोफिशिएंट इधर क्या है, ये जीरो वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है कि जीरो आई कैप प्लस जीरो ऑफ जे कैप प्लस जीरो ऑफ के कैप, यही मीनिंग रहता है इसका जीरो का। तो दोनों तरफ आई कैप कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आई कैप का कंपेयर किया तो डी ए वन के इक्वल में ज़ीरो आता है, जे कैप का कंपेयर किया तो डी ए टू के इक्वल में ज़ीरो आता है, और के का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो डी ए थ्री अपॉन डी टी का भी ज़ीरो आता है। अगर ये इसका कोफिशिएंट है डी ए वन का डेरिवेशन इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, मीन्स ए वन कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर फिर डी ए टू कॉन्स्टेंट आ गया और ए थ्री कॉन्स्टेंट आ गया। अगर ए वन ए टू ओ ए थ्री कॉन्स्टेंट है, अगर ये तीनों टर्म ही हमारी कॉन्स्टेंट है ए वन ए टू और ए थ्री, तो हमारा ए वेक्टर अपने आप कॉन्स्टेंट होगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए वन इज कॉन्स्टेंट, हैंस प्रूव्ड। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।